morning to all of you. आपको स्क्रीन और साउंड आ रहा होगा. If everything is okay, we can go ahead. So we are talking about the work energy power chapter. और बहुत सारी बातें कर रखी हैं कई सारे लेक्चर्स में, काफी डीप में अपने समझे कि what is work, what is energy, what is kinetic and potential energies, force relation, then mechanical energy conservation and then all that thing. लास्ट क्लास में भी हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन और वर्क एनर्जी थ्योरम को पढ़ने के बाद. सो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है लास्ट लेक्चर से वो ये है कि वर्क एनर्जी थ्योरम जिसका स्टेटमेंट होता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ये जो फॉर्मूला है ये सभी वर्क डन को यूज करता है. आई मीन सभी फोर्सेस के वर्क डन को यूज करता है और इसलिए इस पे आपको कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं होती है. इसी का एक छोटा सा वर्जन हम लोगों ने पढ़ा जिसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आई होप यू विल बी एबल टू रीड देम कि क्या लिखा हुआ है. मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब होता है कि इफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो देन, इस कंडीशन को आप जरूर याद रखिए. अगर आपने नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के प्रेजेंट में आपने वर्क ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाया तो फिर वो गलत हो सकता है. तो उसकी एप्लीकेबिलिटी केवल तभी है जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एनसीएफ का मतलब हुआ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन अगर जीरो है तब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम रहेगा वो कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है, सेम रहता है, नहीं चेंज करता है. इसी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कहते हैं. वी हैड अ कपल ऑफ क्वेश्चंस लास्ट में हम लोग चेंज जैसा कुछ क्वेश्चन भी किया था कि अगर मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हम सेंटर ऑफ मास को पकड़ सकते हैं और सेंटर ऑफ मास अगर अपने को मिलता है तो mg का फोर्स लगा करके mgh के पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं. सिमिलर टाइप एक और एग्जांपल मैं करा देता हूँ जिससे आप थोड़े से वार्म अप भी हो जाएंगे, ट्रैक पर भी आ जाएंगे, फिर पावर के बारे में पढ़ेंगे. सो अगर आपने लास्ट क्लास का लेक्चर समझा है और लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन समझा है तो आप इसका भी आंसर दे पाओगे. एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ चुका है. सो लेट्स से कि आपके पास एक चेन है. चेन ना बोल करके रोप बोलेगा तब भी चलेगा क्योंकि रोप और चेन सिमिलर टाइप के होते हैं हमारे लिए. मास डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ऐसा है कुछ. वो सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, मैंने अलग दिखाया है बट यू कैन थिंक ऑफ वो सरफेस को टच करता हुआ रखा हुआ है. सरफेस आपका स्मूथ है तो फ्रिक्शन जैसा कुछ भी नहीं है और इसका कुछ पोर्शन हैंग कर रहा है. सो अगर आप इसको होल्ड नहीं करेंगे तो ऐसा हैंग नहीं कर पाएगा, वो नीचे आ जाएगा. अब जानते हो कि ये इसका mg लगेगा और mg इसको नीचे लेकर के आ जाएगा. लेट से कि मास और लेंथ दिया गया. लेट चेन has mass m and length l. ये उसके बारे में अपने को पता है. इनिशियली अपने को ये पता है कि इसकी जो लेंथ है ना, लेट से l बाई कोई नंबर दे देते हैं, n नंबर दे देते हैं. इससे अपने को कोई भी n की वैल्यू बताएगा तो काम डायरेक्टली हो जाएगा. अगर हाफ बोलता है तो n को 2 ले लेंगे, 1/3 बोलता है तो n को 3. इसका मतलब 1/nth हम लोग बात कर रहे हैं. So, इसका 1/nth पोर्शन जो है वो हैंग कर रहा था. फिर आपने क्या करना है, आपने इसको ऊपर लेके जाना है. सो अगर आप इसको ऊपर लेके जाते हो तो आपको यहाँ पे एक फोर्स लगाना पड़ेगा और आप इसको स्लोली स्लोली ऊपर लेकर के चले जाओगे. जब आप फोर्स लगाओगे तो आपको मूव भी करना पड़ेगा फोर्स के साथ साथ, इसका मतलब आपको वर्क करना पड़ेगा. तो आप कितना वर्क करेंगे ये क्वेश्चन बनेगा. तो क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन needed
to take entire chain or to place entire chain on the table. बेसिकली जो हैंगिंग पोर्शन है उसको भी आपको ऊपर लेके जाना है. फ्रिक्शन नहीं है और ये सिचुएशन है, इसको आप पुल करके स्लोली लेके जा रहे हो ताकि काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी आपकी. सो वो वर्ड भी लिख देता हूँ. तो जब कभी वो स्लोली बोलेगा इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है. सो वर्क एनर्जी अगर थ्योरम लगाना चाहते हो तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हो तब भी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा. एक आंसर भी है mgl/2n². हाँ तो ये मैंने n लगा दिया तो n के टर्म में अपना आंसर आ जाएगा. तो ये आपका इनिशियल सिनेरियो है. फाइनल सिनेरियो कैसा नजर आएगा वो चेक करना है. आप देखोगे फाइनल केस में सारा का सारा चेन ऊपर ही रहेगा. तो या तो आप उसका पिक्चर बना लो या फिर अपने दिमाग में समझ लो कि किस तरह से चल रहा होगा. सो आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों अपने को देखना है. फाइनल पोजीशन कैसा होगा, जस्ट टू मेक यू विजुलाइज मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ. हालांकि ऊपर बनाया मैंने या फिर नीचे बना सकता था, जस्ट टू मेक यू विजुलाइज कि कैसा दिखेगा. यहाँ तक पहुंच गया. तो ये इनिशियल है, रेट फाइनल है और एग्जैक्टली इसी के ऊपर होगा. सो कैन वी से कि एनर्जी कंजर्वेशन जैसा कुछ करते हैं, क्योंकि फोर्स मेथड हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा. सो एनर्जी मेथड यूज कर सकते हैं. एनर्जी मेथड में एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम जो भी आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हो. सिंस स्मूथ है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करा दो. मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में आप पाओगे कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कराओगे तो फिर आपको एक इशू बनेगा क्योंकि वर्क डन निकालना है और वर्क डन वर्क एनर्जी थ्योरम में ही आता है. सो बेटर है कि आप वर्क एनर्जी थ्योरम पकड़ो. सो इसमें अपने को क्या पता चलेगा कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय द फोर्स दैट यू अप्लाई, वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन बिकॉज ये फोर्स लग रहा है, इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं है. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सिंस यू आर टेकिंग इट स्लोली दैट मींस इनिशियली और फाइनली वेलोसिटीज में कोई डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा. जब कभी स्लोली होगा तो जीरो होगा. वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन विल बी जीरो क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगता है, मूव इसको इधर कहीं करना है और वो भी केवल इसी पोर्शन पे नॉर्मल रिएक्शन है. ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया वो अपने के लिए इंपॉर्टेंट है. तो वर्क डन बाय द फोर्स दैट यू आर रिक्वायरिंग इज गोइंग टू बी नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटी. हो गया. इसका मतलब यहाँ पर केवल ग्रेविटी का ही वर्क डन हो रहा है. आप जो फोर्स लगा रहे हो वो किसके अगेंस्ट काम कर रहे हो, ग्रेविटी के. तो इतना मास को आप ऊपर ले जा रहे हो, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग. अच्छा, ग्रेविटी का वर्क डन कितना होता है? तो हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटी का जो वर्क डन होता है उसमें हम लोग मास लिखते हैं और जी लिखते हैं, mgh लिखते हैं. यू रिमेम्बर दैट. अब इसमें जी, एच और एम क्या क्या है इनको समझना होता है. m is the mass which is being taken h height up or down. सिंस यहाँ पर जो मास है, ये वाला मास ये ऊपर जा रहा है और ऊपर वाला मास उसी लेवल पर है. सो यहाँ पर माइनस mgh आएगा क्योंकि ग्रेविटी नीचे था, आप उसको ऊपर लेके जा रहे हो. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, कितने मास को आप लेके जा रहे हो. कैन वी से कि इतने अमाउंट मास को लेकर के जा रहे हैं. इसकी वैल्यू क्या आएगी, टोटल लेंथ एल, उसका मास कैपिटल एम था. इस लेंथ का मास कितना आ जाएगा. तो जिसमें मास लेंथ डिवाइड हुआ है उसी रेशियो में मास डिवाइड हो जाएगा. तो इसको हम m बाई n लिख सकते हैं. समझ में आ रहा है. या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि l लेंथ का मास m था इसलिए यूनिट लेंथ का मास m बाई l रहा होगा, इसलिए l लेंथ का मास रहा होगा m बाई l इंटू l बाई n. l कैंसिल हो गया तो m बाई n है.
तो यूनिटरी मेथड से इसको रिलेट कर सकता हूँ। यूनिफॉर्म केस एज्यूम करके चलेंगे, कॉपी कर लिया फिर इसको इरेज कर देंगे। सो मास निकल आया। जी में क्या कोई फर्क पड़ रहा है? जी में कब फर्क पड़ता है? जी में तब फर्क पड़ता है जब आप किसी लिफ्ट पर होते हो, एक्सेलेरेट कर रहा होता है टेबल आपका, तब आता है, अदरवाइज आपका जी जी रहेगा। तो सिंस जी इज जी, सो लेट इट बी जी। हाइट, कितना हाइट ऊपर लेके जा रहे हो? जब ऊपर लेने की बात करेंगे तो देखो ये अलग अलग मास अलग अलग हाइट पे जा रहे हैं, तो अपने को क्या पकड़ने का? सेंटर ऑफ मास पकड़ने का, मिड पॉइंट। ये कितने हाइट पे जाएगा? कैन वी से कि ये हमारे लिए हाइट का काम करेगी? यस। और वो वैल्यू कितना आ जाएगा? मीन नॉट टू से ये जो वैल्यू था इसका हाफ आ जाएगा, तो इट्स गोइंग टू बी लाइक L अपॉन ट्वाइस n, and if you got it, it's done. So that turned out to be minus mgl divided by twice n square, and that turned out to be work done is capital M, capital this g divided into L divided by twice n square. एग्जाम में जो है तो उसने बोला था कि 1/3 हैंग कर रहा है, तो n की वैल्यू 3 रखोगे तो अपना आंसर मिल जाएगा। हाफ बोलेगा तो n को 2 रख दोगे, 1/4 हैंग कर रहा है, n को 4 रख दोगे, अपना आंसर आ जाएगा। सो ये बेसिकली काइंड ऑफ फॉर्मूला बन गया। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली इस रिजल्ट को यूज भी कर सकते हो, और कितना n बताया जा रहा है उसको रखना पड़ेगा अपने को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, और भी कई सारे एग्जाम्स में आया है। हाँ, प्लस माइनस का भी ख्याल रखेंगे कि वर्क डन बाय फोर्स कैसा आएगा। वर्क डन बाय फोर्स हमारा पॉजिटिव आएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसा आएगा? वो नेगेटिव आएगा। वर्क डन बाय फोर्स पॉजिटिव क्यों आएगा? जिधर फोर्स लगा डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो पॉजिटिव होगा। रिलेट कर सकते हैं, करेक्ट। सो चेन वाले क्वेश्चंस पे हम लोग हैंडल कर सकते हैं। दैट मींस वी कैन अप्लाई दिस वर्क एनर्जी थ्योरम वेयरएवर वी रिक्वायर थिंग्स, उनसे कर सकते हैं। हाँ, कई सारे बुक्स में मिल जाएगा, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। सो लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम लोगों ने इसको हाईलाइट किया। सो आफ्टर लर्निंग वर्क एनर्जी इन डिटेल, लास्ट डेफिनेशन इज फॉर पावर। पावर को हम लोग पी से लिखते हैं। अब प्रोनाउंसिएशन में पावर बोल सकते हो, पावर बोल सकते हो, पावर बोल सकते हो, जो भी आपको समझ में आए वो बोल सकते हो। एग्जाम में आपको बोलना नहीं रहता है, लिखना रहता है, सो दैट्स गुड। आप स्पेल वही करोगे, POWER। Now, how it is defined, what it mean, we need to learn about that. So, इसके अगर डेफिनेशन दिया जाए तो इसको भी हम दो तरह से डिफाइन करते हैं, या फिर दो तरह से बोल लेते हैं। एक तो एवरेज, एवरेज पावर आएगा, और उसको हम पी एवरेज लिख सकते हैं। पी एवरेज इज वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम। अगर आप कोई वर्क कर रहे होगे, आप मतलब फोर्स, कोई फोर्स अगर वर्क कर रहा होगा तो उसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, बॉडी को, ऑब्जेक्ट को। अगर डिस्प्लेस होगा तो उस पर कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ही लगेगा। तो कितने टाइम में कितना वर्क हुआ उसको जानने के लिए हम पावर को यूज करते हैं। तो पावर कोई खास बात नहीं है, पावर बेसिकली वर्क के टाइम के साथ कैसा चेंज आ रहा है वर्क में वो रीड करता है। जैसे कि वेलोसिटी में टाइम के साथ कैसा चेंज आ रहा है वो एक्सेलरेशन रीड करता है, पोजीशन में टाइम के साथ कैसा चेंज आ रहा है वो वेलोसिटी बनता है। इसी तरीके से वर्क में टाइम के साथ क्या चेंज आ रहा है उसको पावर नाम दिया जाता है। सो अगर हम पी एवरेज कभी लिखना चाहेंगे किसी फोर्स का, तो उस फोर्स का वर्क डन पता करेंगे और उस वर्क को डन करने में कितना टाइम लगा ये पता करेंगे, दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। जैसे आपने ऐसा किया तो जो भी निकलेगा दैट विल बी द एवरेज पार्ट। अच्छा, इसका यूनिट कैसा आएगा, ये क्वांटिटी कैसा है, वो सारी बातें। अब देखो ये वर्क ले रहा है और टाइम ले रहा है, सो वर्क और टाइम दोनों को यूज करना है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पहला याद रखना ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वर्क स्केलर है, टाइम स्केलर है, दो स्केलर को डिवाइड कर रहे हैं, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा इसका यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होता है? तो ऐसा यूनिट में हम बोलेंगे वर्क का यूनिट जूल होता है, और पर सेकंड बोल सकते हैं तो जूल पर सेकंड होता है।
और 1 जूल पर सेकेंड इज आल्सो इक्वल टू 1 वैट, W से लिखेंगे। अब देखो कि वर्क को भी W से लिखता है, उसकी यूनिट को भी W से लिखता है। सो 1 वैट 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है, तो पॉपुलरली हम इसको वैट यूज करते हैं। सो दीज आर इट्स यूनिट्स जो कि हम लोग यूज करते हैं। और वर्क डन निकालेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल। वर्क डन निकालना अपने को आता है, टाइम निकालना अपने को आता है। दूसरा आपसे इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में पूछ सकता है। जब आप इंस्टेंटेनियस पावर निकालोगे तो फिर उसको डिफाइन करोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, डिफरेंशिएशन एस्पेक्ट। सो दिस इज डिफाइंड एज rate of work done by a force। जिस फोर्स की पावर निकालेंगे उस फोर्स का वर्क डन का रेट, और रेट ऑफ चेंज भी लिख सकते थे, रेट ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेसिकली आई मीन टू से कि पी की जो वैल्यू होती है वो dw/dt होती है। यू रिमेंबर कि जब कभी रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं तो d/dt करते हैं अगर टाइम के रिस्पेक्ट पर है। w मीन्स वर्क डन। आपको पता है, सिंस यू पीपल नो कि dw की डेफिनेशन जो हम लोगों ने स्टार्ट की थी, दैट इज द फोर्स दैट यू आर यूजिंग डॉट dr होता है, डिस्प्लेसमेंट। सो आप चाहो तो इस पावर को ऐसा भी लिख सकते हो, P इज इक्वल टू F द फोर्स जिसका वर्क डन dr डिवाइड बाई dt। अब मैंने क्या किया, ये dt को dr के साथ एसोसिएट कर दिया, कर सकते हो, तो वो dr बाई dt बन जाएगा। एंड वी नो कि काइनेमेटिक्स बोलता है dr बाई dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और displacement with respect to time. So whenever we find the rate of change of displacement with respect to time, that is nothing but velocity. So ये बन गया अपने लिए F डॉट V। तो अगर कोई बॉडी है जिसपे फोर्स लग रहा है, उसकी वेलोसिटी है और आपसे बोलता है पावर निकालिए इंस्टेंटेनियस, तो आप क्या कीजिए, वेरी सिंपल, just write the force, find the velocity, go for the dot product, whatever the value it gives you, that's the power, and that's power instantaneous। तो उसके लिए जो वेलोसिटी यूज होगी वो इंस्टेंटेनियस, जिस इंस्टेंट के बारे में बात होगी दैट इंस्टेंट का वेलोसिटी, उस इंस्टेंट पे जो फोर्स के बारे में बात हो रहा है उस फोर्स की वैल्यू को डॉट प्रोडक्ट करते हैं। सिंस ये डॉट प्रोडक्ट है तो एक बहुत पॉपुलर पॉइंट अपने दिमाग में आ जाता है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट वैनिश हो जाता है। मतलब ये कि अगर फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो पावर कितना प्रोड्यूस करेगा, फोर्स कोई पावर प्रोड्यूस नहीं करेगा और उसका पावर जीरो हो जाएगा। सो कोरोलरी हम लोग याद रख सकते हैं कि जब फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो कोई पावर प्रोड्यूस नहीं करता है, अदरवाइज इससे हम निकाल सकते हैं। मोरोवर हम यही बोल सकते हैं जब फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होते हैं तो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस हो रही होती है, क्योंकि एफ भी कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है जब थीटा 0 होता है। सो ये दो डेफिनेशंस हैं, एक ही क्वांटिटी की, एक एवरेज पर, दूसरा इंस्टेंटेनियस पर, दोनों अपने को याद रखनी है। कैलकुलेशन के लिए डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आपको वर्क डन निकालना पड़ेगा, वर्क डन के बाद आप टाइम से डिवाइड कर दोगे, एवरेज निकल के आ जाएगा। फोर्स दिया जाएगा, वेलोसिटी पता करोगे, डॉट प्रोडक्ट पता करोगे, पावर निकल के आ जाएगा। पावर के बारे में अपने को इतना ही जानना है, ये बेसिक डेफिनेशंस हैं। अब इसको कहाँ कैसे कब यूज करना है वो सिचुएशन और क्वेश्चन डिसाइड करेगा। कॉपी कर लीजिए, कोई पार्ट एक्सप्लेन करना हो यू कैन स्पीक, अदरवाइज वी कैन गो to have some few examples that will be sufficient. Okay, hopefully you must be able to understand. So कुछ पॉइंट्स पहले यहाँ से लिख देता हूँ लैंग्वेज के फॉर्म में, सो दैट आपको याद रखना भी आसान होगा। F डॉट V काफी पॉपुलर है और काफी यूजफुल है हमारे लिए, कई बार आएगा फ्यूचर में। P का मतलब मोमेंटम नहीं है, P का मतलब पावर है। सो हम बोलेंगे इफ, सिंस अपने को ये तो पता है
force is perpendicular to velocity, then power of this force is going to be 0. तो आप कैसे लिखोगे F V cos 90 which will make it 0. मैंने मैथमेटिक्स में लिखा है, लैंग्वेज में नहीं. फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं तो फोर्स का वर्क डन और फोर्स का पावर प्रोडक्शन वो 0 रहता है. बाकी आप निकाल सकते हैं जब जैसी सिचुएशन बनेगी. सो एक एग्जांपल जैसे मैं आपको देता हूं. Let a force F is equal to 2I cap plus 2J cap Newton acts on an object find power produced by this force when object has velocity v is equal to 5I cap minus 5J cap meter per second. So आपको बताता है कि velocity और force power के बारे में पूछा है. That means which power it is talking about. It's instantaneous power क्योंकि instantaneous velocity आपको दे रखी है. And then you can think of कि क्या चल रहा है. So you'll find it's very simple question. अब देखोगे जो फोर्स की डायरेक्शन वो I प्लस जे है और वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो I माइनस जे. सो आप देख करके आपको पता चल जाएगा कि ये दो फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो 0 आंसर आ जाएगा. या फिर आप कैलकुलेशन पे स्टार्ट करोगे तो मैथमेटिक्स आपको आंसर दे जाएगी. पावर प्रोड्यूसेस फोर्स डॉट वेलोसिटी, देन यू नो फोर्स इज 2I कैप प्लस जे कैप डॉट 5I कैप माइनस जे कैप. इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो I डॉट I1 हो जाएगा, बाकी ये -1 भी आएगा तो ये 0 आ जाएगा. इसका मतलब है ये फोर्स है कोई पावर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ये फोर्स कोई वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे. फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर में इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल सकती है, फोर्स के बीच का एंगल 90 के बजाय कुछ और हो सकता है, तो फिर वर्क डन आना स्टार्ट हो जाएगा तो पावर प्रोडक्शन आ जाएगा. तो ये जो हम लोग एफ डॉट वी लगाते हैं वो उसी इंस्टेंट पे लगाते हैं जिस इंस्टेंट पे हमको इन्फॉर्मेशन दी गई होती है. उसके पहले क्या था उसके बाद में क्या था इसका कोई कनेक्शन नहीं है. हाउएवर जब हम लोग एवरेज पावर कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वो टाइम ड्यूरेशन पे होता है. दैट मींस कुछ टाइम पहले से लेकर के कुछ टाइम बाद तक. दैट मींस देयर हैज टू बी सम टेंपरेचर, दिस टाइम रेंज. तो टाइम रेंज पर इसको लगाते हैं तो एवरेज आता है. इंस्टेंटेनियस का मतलब आप ऑलरेडी जानते हो, आई जस्ट री एक्सप्लेन्ड. तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. कई बार ऐसा बोलेगा कि यहाँ पर हम 2 की बजाय सपोज कर लीजिए ए लेटर यूज कर लेते हैं और ऐसा बोलते हैं कि ये फोर्स कोई पावर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है. तो उससे हम ए वैल्यू को निकाल सकते थे तो उसकी वैल्यू 2 आ जाती है. जो भी है मतलब अदरवाइज भी आपसे पूछा जा सकता है. इसमें कुछ खास तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं जैसे कि आपने देखा होगा क्वेश्चंस के बारे में कि ओके मैं पहले अगर जनरल बात आपको बताऊं तो जो पावर है ना, आप कोई भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप लाइफ में देखते हो तो आप उन इंस्ट्रूमेंट्स को देखो जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं या बैटरी से चलते हैं या कहीं से चलते हैं तो उसमें रेटिंग्स में पावर लिखा रहता है. जैसे कि यू नो इवन दिस इलेक्ट्रिक बल्ब आप परचेज करने जाते हो उस पर पावर होता है, ट्यूबलाइट में पावर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर आप लेने जाते हो उस पर पावर होता है.
कोई व्हीकल होता है, उसके इंजन की पावर होती है, तो पावर बेसिकली जज करता है कि कितना वो वर्क कर सकता है। दैट मीन्स कितना काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, कितना उसकी पोटेंशियल है वर्क करने की। तो काइनेटिक पोटेंशियल उन सब के बारे में बात करता है इन जनरल। उनमें से जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है, फॉर एग्जांपल कि ग्राउंड में अगर हम लोग देखें, इसका अलग से फॉर्मूला बना देता हूँ। लेट्स से ग्राउंड है और इसके इनसाइड में कहीं डाउन साइड वाटर लेवल होता है, तो उससे हम लोग वाटर लेवल को वाटर को पिक करते हैं। सो कोई एक पाइप इस तरह से लगाते हैं, और इसके बाद यहाँ से लिक्विड को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। ये तो ऑलमोस्ट हर हाउस होल्ड में लगा रहता है। इसके और भी एप्लीकेशंस रहते हैं, लाइक अगर कहीं आपको पेट्रोलियम मिलता है तो पेट्रोलियम को निकालना है। सो व्हाट दिस डज बेसिकली, यहाँ से लिक्विड को बाहर निकालता है ऐसा, और उसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। कितने डेप्थ से हम लिक्विड पिक कर रहे होते हैं, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। कितने रेट से हम इसको बाहर निकाल रहे हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। क्या आप ये समझ सकते हो कि ये लिक्विड अपने आप बाहर आ जाता है, या इसके लिए कुछ हमको इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ता है, डिवाइस लगानी पड़ती है? तो आप बोलोगे कि एक सबमर्सिबल मोटर आता है, उसको लगाना पड़ता है, एक डिवाइस लगानी पड़ती है। बिना डिवाइस लगाए लिक्विड अपने आप ऊपर नहीं आएगा। क्यों ऊपर नहीं जाएगा? फिर आप कभी बेसिक सोचो कि ऊपर क्यों नहीं गया। इसलिए ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कम है, और जो कम पोटेंशियल एनर्जी सिचुएशन होती है वहां पर वो स्टेबल रहना चाहता है। अगर आप हायर पोटेंशियल एनर्जी पे ले जाना चाह रहे हो तो फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ते हैं एज ए साइंस स्टूडेंट। आप ये समझ सकते हो। एनीवे, जो यहाँ पर हमने डिवाइस लगाई, मशीन लगाई या मोटर लगाई, जो भी नाम इसको दो, ये क्या करता है कि कुछ ऐसा करता है कि इसको ऊपर लाने में हेल्प करता है वाटर को। लेकिन ये जो डिवाइस होता है अपने आप चलता भी नहीं है, तो इसको आपको कुछ इनपुट देना होता है। सो कोई भी मशीन हम लेते हैं, इन जनरल, मशीन एक जनरल टर्म है इसलिए मशीन यूज कर ले रहा हूँ, और डिवाइस और व्हाटएवर। सो मशीन का काम क्या होता है कि आपसे वो कुछ इनपुट लेगा और कुछ आउटपुट देगा। ये आपकी चॉइस है, और अगर आपने उसको कुछ इनपुट दिया तो आपके लिए कुछ फेवरेबल आउटपुट देता है। जैसे कि ये एक सबमर्सिबल मोटर एक इसका एग्जांपल है। सबमर्सिबल मोटर को जो आप इनपुट देते हो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, अगर हम लोग एनर्जी के टर्म में बात करें। अगर आपने उसको एनर्जी नहीं दिया, वो अपना काम नहीं करेगा। दैट मीन्स अगर लाइट नहीं आ रही होगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही होगी, और आप चाहो कि आप मोटर को चालू करके पानी भर लो, देन यू विल फाइंड कि इट्स नॉट फीजिबल। सो दिस इनपुट इज मैंडेटरी। उसके बाद में वो आउटपुट करेगा। आउटपुट क्या है? आउटपुट आपको ये मिल रहा है, बेसिकली लिक्विड का ऊपर ले जाना, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कराना। सो वो कई अलग अलग डिवाइसेस के नाम दे सकता है, कैसे भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। तो ब्रॉडर सेंस में हमने को क्या सोचना है, हमारे पास एक मशीन होगी, ये एक ऑपरेटस होगा, इंस्ट्रूमेंट होगा, जो भी नाम दो, और उस पर हम लोग कुछ इनपुट दे रहे होंगे, कुछ आउटपुट आ रहा होगा। एनर्जीज के टर्म में हम इनपुट एनर्जी और आउटपुट एनर्जी मेजर कर सकते हैं, या फिर हम पावर के टर्म में मेजर कर सकते हैं। तो जो पावर इनपुट में जा रही होगी, लेट्स उसको हम लोग पावर इन लिखते हैं, और जो पावर बाहर निकल रही होगी उसको पावर आउटपुट लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक पावर आ रहा है और ग्रेविटेशन के अगेंस्ट आप वर्क कर रहे हो, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो। सो जो आउटपुट मैंने यहाँ पे लिखा है वो तो आपको मिलता है, लेकिन साइंस क्या कर रहा होता है, वो यहाँ पर वर्क परफॉर्म कर रहा होता है, dW/dt, the rate of change of work done. So that rate of change of work done is output and this is input. ये इसलिए मैं आपको बता रहा कि कई बार वो टर्म ऐसा यूज करता है, इफिशियंसी, efficiency of a machine or device, उसका क्या मीनिंग होता है? So efficiency of a machine or a device is basically checking how much output we can get out of
हाउ मच इनपुट, दैट मीन्स हमने इनपुट दिया, हमको आउटपुट मिला, और हम कितना इफिशियंट है, कितनी इफिशियंसी है। सो इफिशियंसी को हम लोग जनरली ईटा लेटर से लिखते हैं, और इसका इन जनरल मतलब होता है कि आउटपुट हमको कितना मिला और इनपुट हमने कितना दिया। अब ये आपको फ्रैक्शन में बताएगा, अगर आप परसेंटेज में बताना चाहते हो तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो इतने परसेंटेज अपने को आंसर मिलता है। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो फ्रैक्शन में आएगा, दोनों यूनिट हम लोग ले सकते हैं। सो लेट्स से परसेंटेज वाला हाईलाइट करके देते हैं। तो ये एफिशिएंसी होती है। बोलते हैं ना कि ये इंजन आपका, जैसे स्कूटी का इंजन है, उसकी अपनी एफिशिएंसी होती है। दैट मीन्स कितना आपने पेट्रोल डाला और वो कितना कितना डिस्टेंस चल पा रहा है, कितनी स्पीड कैचअप कर पा रहा है, कितना लोड ले पा रहा है। सो वो हमारे आउटपुट्स हैं। इनपुट्स क्या है? फ्यूल। और कोई भी डिवाइस देखो, कोई मशीन देखो दैट इज वर्किंग, तो उसमें आप इनपुट देते हो, आउटपुट मिलता है। हमारा डिजायर ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा आपको इफिशियंसी मिले। दैट मीन्स with least input more output we can get. So कोई भी मशीन होता है ना, जैसे सबमर्सिबल मोटर के बारे में बात करूं, तो आपने जो एनर्जी दिया, ये एनर्जी कंजर्वेशन बेसिकली ब्रॉडर सेंस पे देखा जा सकता है कि टोटल एनर्जी हमारे कैसे कंज्यूम होती है या डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये जो एनर्जी गया, उसने इस मोटर को रन कराने में कुछ एनर्जी लगाया होगा, रन कराने में, उसको स्टार्ट करने में, करंट चलाने में, और जो भी उसका मैकेनिज्म है उसको एक्टिवेट करने में। फिर उसके बाद कुछ एनर्जी का पोर्शन हमारे काम को करने में जाएगा। तो जो हमारा आउटपुट है उसके साथ कुछ एनर्जी का यूज हो गया है, वो मिलकर के टोटल था। मीनिंग इज दिस कि जो इनपुट है, जनरली इनपुट की वैल्यू ज्यादा होगी, आउटपुट की वैल्यू कम होगी, क्योंकि कुछ पोर्शन मशीन को एक्टिवेट या चलाने उसमें यूज हो रहा है। सो दैट मीन्स यू विल फाइंड कि ये जो नंबर है, ये हम इन मोस्ट ऑफ द केसेस 1 से छोटा रहता है। दैट मीन्स हमारा जो आंसर है 100% से छोटा रहता है। 100% कब आएगा? जब जितना भी आपने एनर्जी दिया सारा का सारा एनर्जी कन्वर्ट हो गया, तो 100% एफिशिएंट है। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी हो, बट हमको कमी मिलती है, क्योंकि वो सिस्टम या मशीन या डिवाइस भी कुछ कंज्यूम कर ले जाती है। एनीवे, इसको अगर हम कंक्लूड करें, तो जब कभी आपसे इन इफिशियंसी पूछेगा या एफिशिएंसी मांगेगा या फिर देगा, तो अपने को क्या करना है? पहले ये पता करना है आउटपुट पावर कितना आ रहा है और इनपुट पावर हमने कितना दिया इनटू 100। यहाँ से एफिशिएंसी हम पता कर लेंगे। वर्क पता होगा तो हम आउटपुट वर्क डिवाइड बाय इनपुट वर्क यूज करके भी बता सकते हैं। तो जो क्वांटिटी हम लोग आउटपुट में लिखेंगे, वही क्वांटिटी अपने को इनपुट में लिखना है, क्योंकि ये इसका कोई यूनिट नहीं रहेगा। और कौन सी क्वांटिटी लिखते हो वो आपको क्वेश्चन देख करके समझ में आ जाएगा कि किसके टर्म में हम मेजर कर रहे हैं, जिसके टर्म में आप मेजर कर रहे हो। ये बहुत ब्रॉडर है, लेकिन आप अपने लाइफ में भी इसको यूज कर सकते हो। इन सपोज कर लीजिए, आप अपने स्कोर, अब में से बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम पढ़ते बहुत हैं लेकिन हमारा मार्क्स नहीं आता है। दैट्स अ कॉमन प्रॉब्लम, राइट? सो उसका प्रॉब्लम कहाँ पर है? उसका प्रॉब्लम एफिशिएंसी पर है। दैट मीन्स आप पढ़ते बहुत हो, दैट मीन्स योर इनपुट इज वेरी हाई, एंड मार्क्स कम आ रहा है, दैट मीन्स आउटपुट इज वेरी लो, दैट मीन्स योर efficiency is very poor. Now you need to increase your efficiency. That means you need to use your inputs very smartly so that your output is increasing. और कई बार हम लोग कॉमन लैंग्वेज में भी यूज करते हैं कि वो बहुत इफिशिएंट है पढ़ने में। मीन्स व्हाट? कम पढ़ करके ज्यादा समझता है और ज्यादा इनपुट आता है और ज्यादा मार्क्स आता है रिलेटेड टू अदर्स। सो इसलिए कि कोई भी क्वांटिटी से हम इसको मेजर कर सकते हैं। एनीवे, पॉपुलरली वो इस तरह का एग्जाम्पल देगा। तो अगर इस तरह का एग्जाम्पल देता है तो इसके लिए हम लोग कैसा फॉर्मूला बनाएंगे? तो इसकी एफिशिएंसी में आप देखोगे कि इनपुट एनर्जी कितना है, वो इलेक्ट्रिसिटी से आएगा, बताएगा कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, कितना पावर कंज्यूम करता है, क्या वर्क डन, कितना पावर ये डिलीवर कर रहा है। तो इसका जो पावर आउटपुट है, पावर आउटपुट, उसकी वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे? dW/dt। ना अगर dW/dt लिखना है तो ये वर्क किसके अगेंस्ट है? ये वर्क है ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो जो मशीन ने या सबमर्सिबल मोटर ने वर्क फोर्स लगाया है, वो ग्रेविटी के इफेक्ट को काउंटर करने के लिए। सो अगर ये ग्रेविटी के इफेक्ट को काउंटर करना चाहता है, इसका मतलब ये वर्क डन बाय ग्रेविटी के बराबर रहा होगा। तो d वर्क डन बाय ग्रेविटी अपॉन dt निकाल लेते हैं।
हम लोग जानते हैं ग्रेविटी का वर्क डन कितना होता है, ग्रेविटी का वर्क डन तो होता है mgh। बस ये माइनस यहाँ पे लगाओगे क्योंकि उसके अगेंस्ट है, तो वो माइनस और माइनस को खा जाएगा, क्योंकि आप जानते हो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी, अगर कोई और फोर्स नहीं लग रहा हो। सो पॉइंट है कि हम इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएशन के रूल्स लगा रहे हैं। क्या m कांस्टेंट है? तो आप बोलोगे नहीं m कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग मास आ रहा है बार बार, तो m तो बदल रहा है। क्या g कांस्टेंट है? यस। क्या हाइट कांस्टेंट है? यस। तो आप देखोगे कि इसमें कांस्टेंट gh है और dm/dt अपने को लगेगा। सो ये पावर आउटपुट होता है। तो कई बार क्वेश्चन बोलेगा कि मोटर से कितना पावर आउटपुट आपको मिल रहा है, तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए काइंड ऑफ फॉर्मूला हो गया, जहां पर dm/dt क्या है? dm/dt इज द रेट एट विच द लिक्विड इज कमिंग आउटसाइड। लिक्विड इज कमिंग आउटसाइड मतलब कितना वाटर आपको पर सेकेंड मिलता है, पर सेकेंड। तो आप इसको केजी पर सेकेंड में मेजर कर सकते हो, बाद में आप चाहो तो उसको लीटर पर सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और कितने डेप्थ से निकालना है वो डेप्थ बताया जाएगा, जी बताया जाएगा, पावर कैलकुलेट कर लेंगे। इनपुट पावर बताएगा तो हम इफिशियंसी भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से आपको किसी भी डिवाइस के बारे में बता करके उसका वर्क डन और पावर इनपुट आउटपुट का रिलेशन पूछ सकते हैं। सो अपने को याद क्या रखना है? आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। फिर देखेंगे इनपुट कैसे मेजर हो रहा है, आउटपुट कैसे मेजर हो रहा है। जैसे कि सबमर्सिबल मोटर में आप इस तरह से पाते हो वाटर को या लिक्विड को लिफ्ट करने के लिए, तो उसमें dm/dt gh के बराबर आउटपुट पावर मिलती है। कॉपी कर लीजिए। अब इस पे एक दो क्वेश्चन कराते हैं आपको न्यूमेरिकल्स, तो आपको समझेगा, यूज भी समझ में आ जाएगा। आपने लिखा प्लीज सो प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड बहुत पहले पूछा होगा आपने। ये डॉट प्रोडक्ट था, अभी आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, आप वहां पे देख लोगे। सिंपल डॉट प्रोडक्ट था। और अगर आपको इसमें इश्यू बनता है उसके बावजूद, तो आप वेक्टर वाले चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज करो। तो जब भी आपको कोई इश्यू मिला करे तो आप नोट्स को रेफर करना बहुत जरूरी है। फर्दर यू हैव रिटन shouldn't it be useful output, because let's say for a heater we need it to be less efficient in sense of energy transfer, but the heater's job is to heat, so energy transfer for heating is the useful path. Yes, output means, yeah, you can say in that output is something that we are desiring, और यूजफुल बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो कि हीटर के लिए जो हमारा आउटपुट है वो हीट है। जो बाकी केसेस में हम उसको वेस्ट समझते हैं, यहाँ पर वो हमारे लिए यूजफुल है। हाँ, तो इस तरह से हम उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, यूजफुल। दैट मीन्स आउटपुट मीन्स द वन दैट वी आर डिजायरिंग, यूजफुल आउटपुट, या यू कैन से दैट विल बी मोर प्रिसाइज इन फैक्ट। सो the same we mean over here. Output means the one thing that we are looking for, that is useful for us. So किस तरह का क्वेश्चन बनता है? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ऐसा बोलेगा कि if water is lifted from a depth 50 meter at a rate 2 kg per second, then find number 1 power required to do so. ऐसा करने के लिए कितना पावर रिक्वायर्ड होगा? जी की वैल्यू हम लोग 10 ले सकते हैं, क्योंकि 50 मीटर नीचे जाने से कोई भी ग्रेविटी में खास फर्क नहीं पड़ता है। सो जी इज अ कांस्टेंट व्हिच इज 10। बाकी इंफॉर्मेशन अपने को दिया गया है, हम उसको यूज करके बता सकते हैं कि कितना मोटर का पावर रिक्वायर होगा
इस फंक्शन को करने के लिए। So previous slide is going to be helpful to you. Power delivered by the motor or output power is dm by dt into g into h. So you say कि power जो required, ये आउटपुट भी कह सकते हो मोटर के टर्म में, तो रिक्वायर्ड पावर की वैल्यू जो अपने को मिलने वाली है दैट इज गोइंग टू बी dm by dt, द रेट एट विच द लिक्विड कम्स आउटसाइड, इनटू g इनटू द डेप्थ। और dm by dt अपने को दिया गया, ये जो 2 kg पर सेकेंड दिया है वो dm by dt है, द रेट एट विच द मास इज चेंजिंग, और kg पर सेकेंड है, दैट मीन्स SI यूनिट को फॉलो कर रहे हैं, तो 2 रख देंगे। अगर kg पर मिनट दिया होता है तो सेकंड में कन्वर्ट करते, यू नो कि यूनिट और डायमेंशन के साथ क्या करना होता है। g की वैल्यू आप 10 रखोगे, h की वैल्यू 50 रखोगे, सब ऐसा यूनिट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये 500 इंटू 2 दैट इज 1000 वाट के बराबर हो जाएगा, और 1000 वाट को पॉपुलरली हम लोग किलोवाट कहते हैं। सो 1 किलोवाट का एनर्जी, ये पावर का रिक्वायरमेंट है। अगर मोटर आपका ये कर पाएगा तभी लिक्विड को लिफ्ट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। सिंपल, ऑब्वियस। दूसरा, तो अभी तो ये पता चला कि मोटर हमको कितना काम करना चाहिए, कितना पावर डिलीवर करना चाहिए, वो पता चला। ऐसा बोलता है कि इफ मोटर यूज्ड फॉर द पर्पस हैज efficiency 60%, अगर उसकी इफिशियंसी 60% है, देन फाइंड इलेक्ट्रिकल पावर needed by motor। तो मोटर को कितना इलेक्ट्रिकल पावर की जरूरत पड़ेगी ये आउटपुट डिलीवर करने के लिए, जो आउटपुट आपके सामने बताया गया है, जो आपने ए पार्ट में आउटपुट के बारे में बात किया। सो पहला जो आपने निकाला था वो बेसिकली 1000 वाट्स था। अब अपने को इनपुट पावर चाहिए 1600 वाट, एक आंसर है। स्क्रीन फ्रीज, आई डोंट नो, यू पीपल कैन से, और अगर केवल आपका ही फ्रीज हुआ है देन यू कैन रीजॉइन। If it is working for one, that means it's working from my side. So दिया, अब एक बार rejoin करो, it will work। अगर नहीं करता है तो let me know। So अपने को कई सारे आंसर्स मिल रहे हैं, एक 1600, एक 600 और 0.006 भी है। So हाँ, और एक 10,000/6। so इसका मतलब ये आपको यूज करने में इशू है, इफिशियंसी वाला फॉर्मूला। ठीक है, मैं बता दूं, कुछ कॉमन सेंस और कुछ कैलकुलेशन सेंस दोनों रखने हैं। सो एक तो ये कि अपने को दिमाग में ये रखना है कि ये मोटर चलानी है आपको, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो कम वर्क करता है, कि 100% से कम एफिशिएंसी होती है। पॉइंट इज कि अगर हमने ये निकाल लिया कि कितना इसको वाटर को राइज करने के लिए पावर की जरूरत है, दैट मीन्स आउटपुट, तो इनपुट की वैल्यू आउटपुट से ज्यादा रहेगी नॉर्मली। हाइपोथेटिकल केस में कम भी आ सकती है, एक अलग केस है। सो अगर यहाँ पर हमारा 1000 आया है तो एक्सपेक्टेड है कि 1000 से ज्यादा आना चाहिए।
बट इट डिपेंड्स कि इक्वेशन के नंबर्स कैसे हैं, हाइपोथेटिकल है या फिर जैसा रियल है। एनीवे, सो पॉइंट क्या था, अगर अपने पास ये मोटर है तो इस मोटर को आप इनपुट देते हो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में और ग्रेविटी के अगेंस्ट ये वर्क करता है, तो ये जो पावर है वो इलेक्ट्रिकल पावर होती है, इनपुट। और आउटपुट कैसा होता है, आउटपुट आपने भी निकाला है, आउटपुट का जो मतलब वाटर को लिफ्ट करने में लगा। सो efficiency is written as power which is output divided by power which is input। ना जो इलेक्ट्रिसिटी आपको सप्लाई करनी है वो इनपुट है, इसका मतलब हमको इनपुट पता करना है। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में लिख सकते हो। अब ईटा कितना दिया गया 60%, तो ये 60 हो गया, इज इक्वल टू आउटपुट पावर कितना मिल रहा है, ये हमारा आउटपुट पावर था जो कि वाटर को लिफ्ट करने के लिए रिक्वायर था। सो आउटपुट पावर अपने पास थी 1000 वाट डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिकल पावर जो अपने को चाहिए वो पता करना है, इनटू 100। दैट्स हाउ वी नीड टू फाइंड। एक बार अपने को ये समझता है तो यहाँ से इनपुट पावर समझ में आ जाएगा। इनपुट पावर इज गोइंग टू बी इक्वल टू, एक जीरो को किल कर सकते हो और ये बन जाएगा 10,000 डिवाइड बाई 6 दीज मैनी वैट। अब आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करोगे तो भी चलेगा, और अदरवाइज जैसा ऑप्शन होगा उसको मार्क कर दोगे। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ कि हम डिवाइस का इनपुट आउटपुट देख रहे हैं या फिर किसका क्या चल रहा है। तो जो इफिशियंसी होती है वो डिवाइस की होती है, डिवाइस में क्या लग रहा है वो इनपुट होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी लगेगा तो इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट बनेगी, वही अपने को निकालना है। आउटपुट वो जो इसने वाटर को लिफ्ट करने में लगाया वो हम लोगों ने पहले निकाल लिया था, पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द वाटर अप। सो 10,000 by 6 is going to be the right आंसर। कुछ लोगों ने लिखा है 10,000 by 6 और रेस्ट यू कैन करेक्ट। 10 इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके 5,000 by 3 भी बोल सकते हैं 100%। So that's also correct. Efficiency is lower, so more power needed to deliver same output. Yes. So efficiency is 60% है, तो इसका मतलब हमारा इनपुट का रिक्वायरमेंट ज्यादा आएगा। तो कॉमन सेंस हम ये बोलेंगे 1000 से बड़ा नंबर आना चाहिए, 1000 से छोटा नंबर हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। एफिशिएंसी, हाँ, तो ये ओके, बैक अगेन जस्ट टू गिव यू आइडिया। ये जो आपके व्हीकल्स होते हैं ना, जैसे आप स्कूटी की बात करो या फिर जो भी ये हीट इंजन्स होते हैं, इनकी एफिशिएंसी बहुत पुअर होती है। आप आगे पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स में, बहुत पुअर होती है। लाइक मतलब 60% एफिशिएंसी बनाना इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट जॉब हीट इंजन्स को। और ये जो हमारे व्हीकल्स होते हैं मोस्टली वो हीट इंजन से चलते हैं, चाहे वो आपका स्कूटी हो, कार हो, ट्रक हो, इवन ट्रेन भी पहले अभी भी हीट इंजन से चल रहे थे, इलेक्ट्रिकल से अभी शिफ्ट हुए। सो उनका एफिशिएंसी बहुत पुअर होता है। इसका मतलब हम बहुत ज्यादा फ्यूल वेस्ट करते हैं जिसका हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो जो इंजीनियरिंग है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इसका बहुत बड़ा पोर्शन इस पार्ट पर्पस के लिए यूज हो रहा है कि हाउ वी कैन मेक थिंग्स मोर इफिशिएंट सो दैट लीस्ट एनर्जी इज बीइंग वेस्टेड। और एनर्जी के टर्म में हम लोग बात करें, सो इंडिया टिल नाउ अब थोड़ा सा सस्टेनेबल लेवल पर आया है। इससे पहले काफी एनर्जी हंग्री कंट्री बन के रहा है। और आपने ऑब्जर्व किया होगा चाइल्डहुड वगैरह में कि पावर कट बहुत ज्यादा होता था, पीक डेज पे लाइट नहीं आती थी। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का इशू था, पावर हमारा वेस्ट बहुत होता था, वेस्टेज बहुत ज्यादा थे। पॉइंट है इसकी इफिशियंसी बहुत पुअर थी। एक कम और अपार्ट फ्रॉम दैट एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, दूसरा और भी ऑप्शंस हुए कि हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन आया है, नए इनोवेशंस आए हैं, नए न्यू फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज आर बीइंग क्रिएटेड लाइक सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी एंड एवरीथिंग एंड थिंग्स। सो और भी नए नए एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, लाइक न्यूक्लियर एनर्जी। इट इज सेड लाइक न्यूक्लियर एनर्जी में इतना पावर होता है कि लाइक बाकी सारी एनर्जीज को आप बंद कर दो, न्यूक्लियर के लिए फीड कर देगा पूरी कंट्री को। बट प्रॉब्लम क्या है कि उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं।
लाइक कभी लीक वीक कर गया तो लाइफ डेंजर में आ जाती है। एनीवे तो पॉइंट इज कि कोई भी डिवाइस हो या फिर कोई भी प्रोसेस हो, उसकी हम इफिशियंसी इंप्रूव करना चाहते हैं, और इफिशियंसी इंप्रूव करके ही हम बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। बहुत सारे वेस्टेज को हम बचा सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लोग पकड़े कि आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल बल्ब जो हम लोग पहले यूज करते थे, आजकल वो आउटडेटेड हो गए, इट्स लाइक थिंग ऑफ पास्ट। सो वो आप देखते थे 100 वाट का आता था, 100 वाट। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में इसको ज्यादा से पढ़ेंगे। इसका मतलब है वो 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी को कंज्यूम करता था और येलो कलर का लाइट देता था। वी वर नॉट हैप्पी विद दैट। नाउ यू हैव एलईडीज, दे आर 5 वाट, उससे भी अच्छा ब्राइट ब्राइट लाइट देते हैं, कंफर्टेबल टू आईज, और पावर कंजम्पशन देखो ना, इट्स नॉट लाइक डबल, और मतलब इंप्रूवमेंट इज नॉट 100%, इट्स लाइक बिग फैक्टर वी हैव इंप्रूव द थिंग्स। सो इसका ये 20 टाइम्स ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता था। मतलब जो एक बल्ब का पावर कंजम्पशन था और जो हमको आउटपुट मिलता था लाइट, उस एक बल्ब को अगर हम रिप्लेस करना चाहें तो 20 ट्यूबलाइट्स एलईडी से रिप्लेस कर सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन कवर लॉट मोर। अब उसको इंडिया के स्केल पर आप वॉच करो, सो इट्स लाइक ह्यूज मैग्नीट्यूड ऑफ पावर वी आर सेविंग जस्ट बाय दिस रिप्लेसमेंट। सो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, इफिशियंसी इंप्रूव की। जो एनर्जी हम लोग वेस्ट कर रहे थे उसको हमने बहुत बड़े फैक्टर से इंप्रूव कर लिया। इसकी वजह से लॉट मोर एनर्जी सेव होना स्टार्ट हो गई, जिसको हम लोग जो जिस टाइम पे पावर कट करते थे, अब पावर कट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पर भी फीड करना स्टार्ट कर दिया। अनइलेक्ट्रिफाइड एरियाज को भी इलेक्ट्रीफाई कर दिया, बहुत सारी चीजें मिली। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी और उसके कंसिक्वेंसेस के बारे में। This is one of the core idea for engineers, for technologists, for scientists कि आप efficiency कैसे improve करते हो। That means कम input से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा output achieve करने की कोशिश करते हो। जैसे मैंने स्टार्ट किया था लाइक कि जो हीट इंजन्स को हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजन से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सुनते रहते हो न्यूज में कि इलेक्ट्रिकल कार्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल स्कूटीज आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रेन चल रहे हैं। इवन हम सोलर ट्रेन और सोलर बसेस चलाने की बात कर रहे हैं। यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री, अमेरिका में वगैरह देखोगे तो कई जगह पर उसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे चलाया भी जा रहा है। व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग, एनवायरमेंट एंड जो भी स्टोरी आप जानते हो, हमारी इफिशियंसी बढ़ रही है। लाइक कम एनर्जी में हम उसको मूव करा लेते रहते हैं। So efficiency can be related to any field, anywhere, and we need to look कि क्या इनपुट है क्या आउटपुट है। जैसे इलेक्ट्रिकल बल्ब के बारे में, इनपुट क्या था इलेक्ट्रिसिटी, आउटपुट क्या था लाइट और ब्राइटनेस, और जो अपने को लाइट मिलता था उसकी ब्राइटनेस, और फिर हमने क्या ब्राइटनेस को इम्प्रूव किया एंड ऑल दैट थिंग, वो अपने को पता चला। तो वहां से एफिशिएंसी के बारे में कैलकुलेट कर सकते हैं। एनीवे उन सब के बारे में हम लोग और भी बात करेंगे जब इलेक्ट्रिकल वाले चैप्टर्स में आएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना कि एफिशिएंसी को हम लोग यूज कर सकते हैं। हाँ, टेस्ला एंड ऑल दैट, और चेरनोबिल डिजास्टर। हाँ, सो आप जानते हो कि बॉस अपना भोपाल में भी डिजास्टर हुआ था, वो केमिकल से हुआ था। अगर न्यूक्लियर से होगा देन न्यूक्लियर का आप एग्जांपल देखना चाहो ना, तो ये जो जापान की स्टोरी है 1945 में जो भी हुआ था, हिस्ट्री का जो पहला ये डिजास्टर है, उसके कंसिक्वेंस आज भी फील किए जा रहे हैं। सो दैट्स वेरी डेंजरस ना, वेरी वेरी डेंजरस। सो इसलिए न्यूक्लियर को भी अवॉइड किया जा रहा है। बट स्टिल वी आर इन इंडिया, वी आर हैविंग टेस्ट, वी आर टेस्टिंग। यस, वो हिरोशिमा नागासाकी, या यू रिमेंबर दैट। सो ये बहुत पावरफुल है। अब देखो ना, एनर्जी की हमारे पास कमी नहीं है। इवन सुनामी को देखो ना, सुनामी जो आता है कितना भयंकर एनर्जी लेकर के आता है। अगर उस एनर्जी को हम लोग हार्नेस कर ले तो हम लाइफ टाइम उसी एनर्जी से काम चलाते रह जाएंगे। थंडर बोल्ट, ये साइक्लोन्स आते हैं, यू नो, ओशन वेव्स वगैरह इतने स्ट्रांग होते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, डायनेमिज्म होता है। अर्थक्वेक, देयर आर सो मच एनर्जी। सो देयर इज नॉट अ like issue of energy availability. Issue is like कि how we can harness that energy for our purposes, like, और वो भी civilian purpose के लिए। अब न्यूक्लियर के लोग तो मतलब हिरोशिमा के लिए भी यूज कर लेते हैं, so that's not good for humanity.
इवन न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह जो हैं वो बेसिकली क्या है, वो एनर्जी का पैकेट है, यूज एनर्जी का पैकेट है। और अगर किसी को ज्यादा, किसी लोकेशन या किसी एरिया को ज्यादा एनर्जी आप दे दोगे, वो सस्टेन नहीं कर पाता है, तो वो डिसास्टर बन जाता है। सो हम एनर्जी चाहते भी हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि हमको अनकंट्रोल्ड मैनर में मिले, इट शुड बी कंट्रोल्ड। सो तभी आप देखो ना, वायर वगैरह से हम एक स्विच रखते हैं, हैप्पीली एक स्विच को दबाते हैं और अपना काम होना स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स वी हैव अ कंट्रोल, टोटल कंट्रोल ऑन द पावर। Apart from those things, efficiency is the most important aspect. और वो इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। हाँ, आप इसको और भी प्रोसेस कर सकते हो, यूजफुल आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। सो हमारा जो आउटपुट है और इनपुट है, उसमें हम कितना सक्सेसफुल हैं, वो हमारी इफिशिएंसी होती है। सो यस, काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आप पढ़ोगे प्लूटोनियम के बारे में, और ये जो न्यूक्लियर की स्टोरीज हैं, आपको फ्यूचर में विजिट करने को मिलेगा न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह में। देन यू सी की वी डू लॉट मोर एफर्ट टू कैच दैट एनर्जी, नॉट टू गेट फ्री। और वो जो चेन रिएक्शंस हैं, अगर आप पढ़ोगे तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना। सो न्यूक्लियर में हम लोग फोकस ये होता है कि एनर्जी को कंट्रोल कैसे किया जाए, और इफ यू हैव अ बेटर कंट्रोल यू कैन यूज, ऑफ कोर्स यू कैन यूज। खैर, ये तो एनर्जी और उससे रिलेटेड स्टोरीज हैं। आपके पास अभी 15 मिनट के आसपास का टाइम है, और वी आर डन ऑलमोस्ट दिस चैप्टर। हम लोग अगले चैप्टर की तरफ जाएंगे। सो जितना हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, उससे रिलेटेड कोई आपको कंसर्न, डाउट, या फिर कोई पार्ट रिवाइज कराना है वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में, तो आप पूछ सकते हो। इस पे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, और मॉड्यूल आपको दिया गया, मॉड्यूल को ट्राई करो। आप चाहोगे तो इसका डिस्कशन हम लोग लगा सकते हैं टुडे वेडनेसडे, मे बी ऑन दिस सैटरडे, सो दैट कि आपका टेस्ट पेपर में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रह जाए। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये नेक्स्ट चैप्टर, इसी से रिलेटेड। ये काफी कुछ एनर्जी से रिलेट रहेगा। इनफैक्ट आने वाले सारे चैप्टर्स का एनर्जी से रिलेशन रहने वाला है। सो उसको हम लोग सर्कुलर मोशन बोलेंगे। अगर आपको कुछ रिवाइज कराना है तो आप बोल सकते हो, फील फ्री टू आस्क। इफ नथिंग टू रिवाइज, तो मैं आपको इंट्रोडक्शन बोलता कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, कैसे चलता है, और उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो अपने को फोकस करना है। Okay, अपने then you can we attempt the rest of the module now? Yes, now you can attempt all the questions related from work, energy and power, everything. So try all the questions related to, उस पे हेडिंग लिखा होगा कि कौन सा वर्क एनर्जी से दो पार्ट में होगा, एक एनर्जी का WEP का होगा, दूसरा सर्कुलर का होगा। सर्कुलर वाले भी टच नहीं करोगे चलेगा, बट WEP के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। आपके टेस्ट का सिलेबस भी वर्क, एनर्जी, पावर और उससे पहले वाला चैप्टर है NLM है, ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग फ्रिक्शन। सो सर्कुलर मोशन नहीं है। सो सर्कुलर मोशन अगर हम पढ़ेंगे भी तो वो नेक्स्ट चैप्टर की, नेक्स्ट टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए होगा, इस टेस्ट में नहीं आएगा। So you can try, of course you can try the module or the questions related to that. So in case you have nothing to ask, so we can talk about the circular motion or basic introduction. अब थोड़ा सा वरी हो सकते हैं कि सर मोशन चैप्टर तो पहला चैप्टर था काइनेमेटिक्स वाला, और आप इसको अलग से क्यों पढ़ा रहे हो, मोशन तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। सो आइडिया इज कि हम लोगों ने मोशन पढ़ा है, मोशन में फोकस किया था 1 डायमेंशनल, दैट इज स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ा था। 2 डायमेंशनल के बारे में भी आपको कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें से एक पर्टिकुलर केस पढ़ा था जिसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और 3 डायमेंशनल केसेस के बारे में भी आइडियाज दिए थे, आई कैप, जे कैप, के कैप हो, तो कैसे हम पोजीशन को वेलोसिटी और रिलेशन और एक्सेलरेशन से रिलेट कर पाते हैं। सो सर्कुलर मोशन भी एक मोशन है, जैसा कि प्रोजेक्टाइल मोशन था, ये भी एक 2 डायमेंशनल मोशन है। तो जो 2D मोशन के कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, बस वही है हमारे पास फिर से। सो इस पे कुछ नया नहीं आ रहा है। अगर हम ब्रॉडर सेंस में सोचें तो ये भी पोजीशन के बारे में बात करेगा,
एक्सेलरेशन के बारे में बात करेगा, वेलोसिटी के बारे में बात करेगा, इसका मतलब एक काइनेमेटिक्स के बारे में बात करेगा। तो 2 डायमेंशनल मोशन का इसको हम 2 पार्ट पढ़ने वाले, इसका काइनेमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। काइनेमेटिक्स का मतलब है वी नीड टू नो वेयर द पार्टिकल इज, दैट इज पोजीशन, व्हिच वेलोसिटी इट इज कैरिंग, दैट मींस वेलोसिटी, और व्हाट एक्सेलरेशन इट इज सब्जेक्टेड विद। इन टर्म्स को अपने को पढ़ना होगा। जैसे कि प्रोजेक्टाइल में देखा था कि कितने टाइम के बाद, टाइम के साथ भी रिलेट करते हैं, कितने टाइम के बाद ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाता है, टॉप मोस्ट पोजीशन पे कौन सी वेलोसिटी होती है, कितना होता है, रेंज क्या है इसका, मैक्स हाइट क्या है, एंड ऑल दैट थिंग। सिमिलर टाइप के इसके भी ये बेसिक काइनेमेटिक्स पैरामीटर हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका एक दूसरा डायनेमिक वाला वर्जन भी रहेगा। डायनेमिक वाला का मतलब हुआ कि जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, दैट मींस कितना फोर्स लग रहा होगा, फोर्स के टर्म में हम लोग बात करेंगे कि कितना फोर्स एक्ट करेगा पार्टिकल पर, किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स नहीं हैं, क्यों सर्कल पे चलेगा, ये स्ट्रेट लाइन पे क्यों नहीं चल रहा है, सो व्हाई, तो व्हाई द मोशन इज टेकिंग प्लेस, दैट्स डायनेमिक, हाउ इट इज टेकिंग प्लेस, दैट्स काइनेमेटिक्स। और दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो अपना ये काम हो जाएगा। नाउ सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? ऑफ कोर्स एज सिंपल एज एनीथिंग कि इट इज मोशन ऑन ए सर्कल। सर्कुलर मोशन एक मोशन है in which particle moves in a circular path. तो अगर हमारा पाथ सर्कुलर है, उस पे चलने वाले पार्टिकल को हम बोलेंगे दैट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। जैसे प्रोजेक्टाइल बोलते हैं तो पैराबोलिक मोशन कह सकते हो प्रोजेक्टाइल को, तो उसको हम पैराबोलिक मोशन लगा के प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर है सिर्फ। और सर्कुलर मतलब सर्कल पे चलने वाला। तो अपने को सर्कल के बारे में कुछ जानना पड़ेगा, काफी कुछ तो हम लोग जानते भी हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सो सर्कल क्या होता है? यू नो कि एक ज्योमेट्री होती है ऑफ कोर्स, उस पर एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको हम लोग सेंटर कहते हैं। सेंटर में भी ओरिजिन, मे नॉट बी ओरिजिन, तो सेंटर होगा फिक्स पॉइंट। उस फिक्स पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट की, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हो, वो हमेशा सेम डिस्टेंस पे रहता है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा मूव कर रहा है, लेट्स से m मास का ऑब्जेक्ट है, v वेलोसिटी से चल रहा है, उसको ये ब्लैक ट्रेजेक्टरी पे चलना है, सो द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल रिमेन द कांस्टेंट। तो ये जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहता है। अगर इसको स्मॉल आर से लिखना चाहें तो स्मॉल आर से भी लिख सकते हैं, तो स्मॉल आर की वैल्यू फिक्स रहती है। तो ये तो स्पेशल हो गया। इसका मतलब है कि अगर हम सेंटर को ओरिजिन पकड़ लेते हैं तो पार्टिकल की डिस्टेंस हमेशा वही रहेगी। अगर पार्टिकल यहाँ पे जाएगा तब भी वही डिस्टेंस रहेगी, पार्टिकल यहाँ भी जाएगा तब भी वही डिस्टेंस रहेगी, पार्टिकल यहाँ पे भी जाएगा तब भी वही डिस्टेंस रहेगी। तो इट सीम्स लाइक मोर इजी अनलाइक द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में उसकी डिस्टेंस, अगर हम ए को सेंटर पकड़ते हैं तो वो उसकी डिस्टेंस बदलती रहती है हर मोमेंट पर। तो हमने बदलता हुआ केस देखा है, तो ये तो कांस्टेंट डिस्टेंस का है, थोड़ा सा इजी गिरेगा लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग भी होगा। सो कैसे बोल सकते हैं सर्कल? सर्कल इज अ ज्योमेट्री सच दैट द डिस्टेंस ऑफ its points from a fixed point remains constant. That means r remains constant. और इसी कांस्टेंट को हम लोग रेडियस कहते हैं। सी को क्या बोलते हैं? सेंटर। सिंपल पॉइंट्स हैं, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ सो दैट यू कैन रिलेट इट। और अगर हमने इसको ओरिजिन पकड़ लिया तो लाइफ और भी आसान हो जाएगी, तो उसकी इक्वेशन बनाना भी हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। तो लेट्स से सी हमारा ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सिंपलिसिटी के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं, सो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। सो you'll find कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, सर्कल की इक्वेशन, यू नो दैट। If you don't know, remember this: x square plus y square is equal to r square. Thus equation of circle means what? Meaning is this कि अगर आपका पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा है इस लोकेशन पे, तो ऐसे चल रहा होगा इस तरह। इस लोकेशन पे इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो इसके कोऑर्डिनेट में ये आपका y कोऑर्डिनेट होगा और ये आपका x कोऑर्डिनेट होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट होगा x, y। ये x, y इस तरह से वैरी करते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है ना, वो फिक्स हो जाती है। तो आप इसको यहाँ से ज्वाइन कराओगे तो ये ट्राइंगल बन जाएगा और ये रेडियस हो जाएगा। हम लोगों ने क्लेम किया कि रेडियस कैसा है? कांस्टेंट है।
सो आप देखोगे कि कभी भी आप इस तरह का ट्राइंगल बनाओगे तो एक्स बदलेगा, वाई बदलेगा, लेकिन इसका ये हाइपोटेनस जो बनेगा वो नहीं बदलेगा। इसीलिए हम बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा आर स्क्वायर के बराबर होगी। दैट्स व्हाट इट इज। उसी को इक्वेशन कहना स्टार्ट कर देते हैं। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज नथिंग बट द पाइथागोरस थ्योरम का वो हाइपोटेनस से रिलेशन है। एनीवे इसका मतलब अगर कोई इसका पोजीशन लिखना है तो पोजीशन के लिए अपने को कौन सा वेक्टर लगेगा? अपने को ये वेक्टर लगेगा, क्योंकि ये उसकी पोजीशन है। आप देखोगे इसकी पोजीशन बदलती रहेगी, फिर कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, तो पोजीशन बदलेगा लेकिन डिस्टेंस नहीं बदलेगी। इसका मतलब हुआ कि अगर हम पोजीशन ना यूज करके ये एंगल मेजर करना स्टार्ट कर दें, ये वाला एंगल, तो लाइफ और भी आसान हो जाएगी, क्योंकि किस डायरेक्शन में वो ये थीटा बताएगा अपने को। और एक बार थीटा पता चल गया, आर तो अपने को पता है कांस्टेंट रहता है, तो पोजीशन वेक्टर पता चल जाएगा। पोजीशन वेक्टर पता चल जाएगा, सो हमको पता चल जाएगा पार्टिकल कहाँ पर लोकेटेड है। इसका मतलब उसकी पोजीशन मिल गई। एक बार पोजीशन मिल गई, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन को फोर्स से रिलेट कर देंगे तो अपने के लिए एफ इक्वल टू एम इक्वेशन बन जाएगी। सॉल्व हो जाएगा, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यू विल रियलाइज कि यहाँ पर पोजीशन वेक्टर जो बन रहा है ना, इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली बदलती रहती है। पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। उसी डायरेक्शन को मेजर करने के लिए हम थीटा को इंट्रोड्यूस करते हैं, और फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा निकालते हैं, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा निकालते हैं। मतलब हम नए पैरामीटर्स को यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ दीज पैरामीटर्स। सो काइनेमेटिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम नए पैरामीटर्स को लेके आएंगे। एक थीटा होगा, एक ओमेगा होगा, एक अल्फा होगा। यू विल फाइंड कि सर्कुलर मोशन को इन पैरामीटर्स पर सॉल्व करना आसान होगा एज कंपेयर टू इन पैरामीटर्स। क्यों? रीजन है कि इनके पास डायरेक्शंस जो है, इनकी जो डायरेक्शंस है ना, वो कंटिन्यूअसली बदल रही है, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे पोजीशन हो। क्योंकि पोजीशन का तो हम लोग देख सकते हैं, पोजीशन की डायरेक्शन बदल रही है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर वेलोसिटी इधर था, फिर देखो इधर हो गया, फिर इधर हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा। सो वेलोसिटी भी अपना कंटिन्यूअसली डायरेक्शन बदल रहा है। उसकी वजह से कैलकुलेशन टफ होगी, उसकी वजह से वेक्टर्स का हमको बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, क्रॉस, डॉट एंड ऑल दैट। उन सबको अवॉइड करने के लिए हम थीटा, ओमेगा और अल्फा को डिफाइन करेंगे। थीटा क्या है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, ओमेगा क्या है हम आपको बताएंगे, अल्फा क्या है उसके बारे में बताएंगे। ये जो पैरामीटर्स हैं इनको बोलते हैं एंगुलर पैरामीटर्स काइनेमेटिक्स के लिए, और इनको हम सर्कुलर में ही यूज करते हैं क्योंकि सर्कुलर में हमारे लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट पड़ते हैं। और ये भी पैरामीटर्स हैं, लेकिन ये कौन से पैरामीटर हैं? दे आर कॉल्ड लीनियर पैरामीटर। पॉइंट इज कि अभी हम लोगों ने जो काइनेमेटिक्स लर्न की थी वो लीनियर पैरामीटर्स में था। अब उसी का मिरर इमेज है एंगुलर पैरामीटर्स, उनको समझेंगे, और इन पैरामीटर्स पे इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। एक बार समझ लेंगे तो फिर लाइफ आसान रहेगी। देन आफ्टर अगला चैप्टर आएगा, कुछ एक दो चैप्टर्स के बाद, रोटेशन। तो रोटेशन चैप्टर में हमको काफी हेल्प मिलेगी इन पैरामीटर्स को यूज करने के लिए। इनका नॉमेनक्लेचर बिल्कुल सिमिलर चलेगा। जैसे ये क्या था? पोजीशन था, तो ये भी हमारे लिए पोजीशन होगी। ये क्या था? वेलोसिटी, तो ये भी हमारे लिए वेलोसिटी होगा। ये क्या था? एक्सेलरेशन, तो ये भी हमारे लिए एक्सेलरेशन होगा। बस एक प्रीफिक्स आ जाएगा, यहाँ पर हम एंगुलर पोजीशन बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे। यहाँ पर पोजीशन, वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे, दैट्स विल बी सफिशिएंट। या फिर लीनियर वर्ड यूज करके बोल सकते हैं, तब भी चलेगा। सो पॉइंट इज कि एंगुलर लगाने से हमारे पास नए पैरामीटर्स बन जाएंगे। मोर ओवर डेफिनेशन भी एग्जैक्टली वही रहेगी। कैसे? जैसे यहाँ पर हम वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बोलते हैं, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बोलेंगे। एक्सीलरेशन को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं, यहाँ पर भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही एक्सीलरेशन बनेगा, बट वो एंगुलर होगा। कैसे डिफाइन करते हैं, क्या क्या उनके और भी टर्मिनोलॉजीज हैं, किस तरह से ये आपस में रिलेटेड है, फिर दोनों को रिलेट करने की कोशिश करेंगे, ये आपस में कैसे रिलेटेड है। तो ये पैरामीटर्स है, यहाँ पे कैसे जाना है, फ्रॉम दीज पैरामीटर्स हाउ टू शिफ्ट टू दोज पैरामीटर्स, वो अपने लिए लर्न करने का पर्पज है, उसी को लर्न करना है। और काफी इंटरेस्टिंग पड़ेगा, इसमें एनर्जी का भी यूज आएगा। सो प्रीवियस सारे चैप्टर्स लगेंगे, रोटेशन, सॉरी, ये वेक्टर्स लगेगा, काइनेमेटिक्स लगेगा, एनएलएम लगेगा, डब्ल्यूएपी लगेगा।
सभी चैप्टर्स को मिलकर के इसको समझ पाते, इसीलिए इसको बाद में रखा है। स्टार्टिंग में क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि वहां पर हमको एनर्जी लगाएंगे तो आपको समझेगा नहीं कि एनर्जी क्या था। अब आपको एनर्जी समझ में आ रहा है। सो नाउ वी आर इन सीक्वेंस सेशन, समझेंगे इसको। आपने लिखा इज देयर डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन? यस, इट्स ह्यूज डिफरेंस। इनफैक्ट आप पाओगे कि सर्कुलर मोशन एक अलग चैप्टर है, रोटेशन एक अलग चैप्टर है। और रोटेशन बहुत अलग चीज है। क्या अलग चीज है वो हम लोग समझेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पार्टिकल है आपके पास, छोटा सा पार्टिकल, और एक सर्कल पे चल रहा है, तो ये जस्ट लाइक एक मोशन है। और कैसा मोशन है, जो स्ट्रेट लाइन ना होकर के सर्कल पे चल रहा है, दैट्स ऑल। जबकि रोटेशनल मोशन एक अलग तरह का मोशन होता है। जैसे कि मैं आपको एक आइडिया दूं, मे बी लेट्स से कि आपके पास ये फोन है, फोन तो रहा होगा सबके पास, वो आप विजुलाइज कर पाओगे। फोन को आप इस एक्सिस के बाद ऐसे रोटेट करो, घुमाओ, तो वो रोटेशन है। या फिर आप फैन देखो सीलिंग में जो चल रहा है, वो रोटेट कर रहा है। उसके अलग अलग पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, लेकिन पूरा बॉडी रोटेट कर रहा है, तो उसको रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो रोटेशनल मोशन के लिए पहले हमको रिजिड बॉडी पे जाना पड़ेगा, बॉडी क्या होती है उसको समझना पड़ेगा। सो दे आर डिफरेंट, थोड़ा सा मिलता जुलता है, बट मोस्टली दे आर डिफरेंट। हाँ, रोटेशन बॉडी के बारे में होता है, और जबकि सर्कुलर मोशन में पॉइंट है, तो ये पॉइंट है, ये बॉडी नहीं है, जस्ट लाइक अ पॉइंट। और वो भी काफी इंटरेस्टिंग बनेगा। सो वहां तक चीजों को समझने के लिए ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल लगेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनको समझने वाले हैं। सो अब इसको नेक्स्ट क्लास पे स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी आपको ब्रीफ में बताया, और अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा थोड़ा बहुत, बट जैसा पढ़ाया जाएगा उसको आप डिटेल में समझेंगे वंस एंड फॉर ऑल के लिए। और जब कभी सर्कुलर मोशन आएगा तो आप उनको यूज कर सकते हो। ओके, सो इट सीम्स लाइक सफिशिएंट फॉर द डे। कोई क्विक क्वेरी हो तो पूछ सकते हो, एल्स इट्स ओके। Thank you guys, then have a good time.